तो वादों की गारंटी सेवा या फिर मेवा, कहानी सिर्फ एक राज्य की नहीं है। कमोवेश हर राज्य की स्थिति एक जैसी ही दिखाई देती है। आज ये जिक्र क्यों? कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस जीत कर आई। वो कांग्रेस जिसने सत्ता में आने से पहले कहा था कि 5 गारंटी 5 वादे, सत्ता में आए तो लागू करेंगे। अब सत्ता में आए हैं, लागू करना ही होगा। लेकिन लागू करने के लिए राज्य पर खजाना जो है, राज्य का खजाना, उस पर जो बोझ है वो करीब 50,000 करोड़ सालाना है। कितना? हर साल करीब 50,000 करोड़ उसका भार पड़ेगा अलग से, कल्याणकारी, जिसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन अब ये खर्च नेताओं ने तो कह दिया, जोर देकर कहा कि उन्हें मुफ्त उपहार नहीं कह सकते आप, क्योंकि ये गरीबों के कल्याण के लिए, सशक्तिकरण के लिए एक उपकरण है। खैर, ये तो बात रही कर्नाटक की। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और वहां भी कमोवेश ऐसी ही पेशबंदी शुरू हो चुकी है। कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष में है, कहते हैं सत्ता में आया 500 रुपए का सिलेंडर, महिलाओं को 1500 हर महीने, और हां, पुरानी पेंशन का वादा तो कांग्रेस हर राज्य में कर रही है, और किसानों की पूर्ण कर्ज माफी का जिक्र कमलनाथ कर रहे हैं। हर घर 100 यूनिट बिजली फ्री। अब आइए भूपेश बघेल पर। भूपेश बघेल की बात करें तो वो भी कहते हैं बेरोजगार युवाओं को 25,000 रुपए, कन्या विवाह राशि 50,000 रुपए। यानी कि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का जोर गारंटी पर आ गया है। याद करिए, हिमाचल में भी ऐसी ही गारंटी लेकर कांग्रेस सामने आई थी। मगर हाल ही में देश के प्रधानमंत्री के कई बयान सामने आए थे मंच पर, रेवड़ी कल्चर को लेकर, कि देश को नुकसान पहुंचा रहा है ये रेवड़ी कल्चर। रेवड़ी कल्चर जनता को मूर्ख बनाने की एक कोशिश है, देश के प्रधानमंत्री समझा रहे हैं। मगर सिक्के का दूसरा पहलू, बीजेपी भी मुफ्त अनाज, फ्री गैस सिलेंडर यानी कि 200 रुपए सब्सिडी वाला, किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए। तो सवाल ये कि किसकी रेवड़ी रेवड़ी है यानी कि मेवा है, और किसकी रेवड़ी रेवड़ी नहीं सेवा है। यानी मेवा विपक्ष कहता है जो सरकार दे रही है वो मेवा है, और सरकार कहती है ये सेवा नहीं, जो विपक्ष कर रहा है वो मेवा है। दिलचस्प पहलू। उदाहरण के तौर पर हिमाचल का बजट 53,413 करोड़ का, उस पर कर्ज है 75,000 करोड़ का, जो बढ़कर अब 85,000 करोड़ हो गया है। ऐसे ही कर्नाटक का बजट 3 लाख करोड़ का है, और उस पर कर्ज है 5 लाख करोड़ का। मध्य प्रदेश का बजट लगभग 3 लाख करोड़, कर्ज है 3 लाख से ज्यादा का, 3 लाख करोड़ के ज्यादा का कर्ज है। राजस्थान की कमोवेश यही स्थिति है, लगभग 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा उसका बजट है, और कर्ज है लगभग 5 लाख करोड़ का। छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है, 99,000 करोड़ का बजट है और कर्ज है 82,000 करोड़ का। तो कांग्रेस की गारंटी वोट की गारंटी में तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। मगर यह गारंटी सेवा है या फिर मेवा, अब यह कौन बताएगा? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार राज्य के खजाने पर पड़ने वाला बोझ आखिरकार कौन देगा इसका हिसाब, और फ्री की रेवड़ी से ही क्या बनेगी अब राज्यों में सरकार।
तो तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी तैयारी है चुनाव की। राजस्थान आने वाले वक्त में यहां पर चुनाव होने तय हैं और ऐसे में वादों की बरसात अब गारंटी से ही होगा, पार्टियों का बेड़ा पार। आज इसी पर हम चर्चा भी करेंगे क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान और चारों गेस्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कुछ ही देर में आपकी स्क्रीन पर होंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किसकी गारंटी में कितना दम और किसकी गारंटी सेवा और किसकी गारंटी मेवा। ये चार चेहरे आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। हमारे साथ गुलरेज शेख, बीजेपी के युवा और तेजतर्रार चेहरों में से एक, रत्नाकर सिंह, कांग्रेस के तेजतर्रार चेहरों में से एक, हमारे साथ रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, आम आदमी पार्टी के पढ़े लिखे चेहरों में से एक, और आरबी उपाध्याय जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ना पक्ष ना विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी बात रखते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रत्नाकर जी, कर्नाटक चुनाव के बाद चेहरे पर मुस्कान, अच्छी बात है, लेकिन रत्नाकर जी फ्री दो और वोट लो, क्लियर मसला? देखिए तिलक जी, कांग्रेस पहले भी लोगों को सहूलियत देने का काम करती थी, पहले भी लोगों के बारे में सोचने का काम करती थी। जनता को अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर पे सब्सिडी देने का, पेट्रोल डीजल पे सब्सिडी देने का काम करती थी। और धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब आई तो ये धीरे धीरे करके आह्वान पहले किया, फिर उसके बाद सबका सब्सिडी धीरे धीरे करके सबका ही बंद कर दिया, चाहे वो किसी ने अप्लाई किया हो चाहे न किया। तो इस तरह से जनता को एक दोहरी चोट देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया था। कांग्रेस पार्टी जो है जनता के प्रति समर्पित है और जहां जहां भी सरकार आएगी या आ रही है, हाँ, वहां वहां जनता के सहूलियत के लिए हम वो सारी चीजें करेंगे। नहीं रत्नाकर जी, मैंने कोई गलत नफ्स तो नहीं पकड़ी। हिमाचल में देखा ये गारंटी लो, जो चाहिए फ्री लो। कर्नाटक गए, आपने कहा ये गारंटी लो। अभी तो आप राजस्थान, छत्तीसगढ़, मैं देख रहा हूं मध्य प्रदेश, यहां आप सत्ता में भी नहीं है, आप कह रहे कि लो जो चाहिए फ्री देंगे, वोट हमको दे देना। मैं समझ नहीं पा रहा। एक बेसिक अंतर समझिए। हाँ समझाइए सर। बेसिक अंतर भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में क्या है। भारतीय जनता पार्टी पैसे जो है ना वो पूंजीपतियों के माफ करती है। वो किसका पैसा था? जनता का पैसा था। कितना पैसा था? 11.5 लाख करोड़ रुपया इनके 9 साल के कार्यकाल में पूंजीपतियों के माफ किए। अगर उतना 11.5 लाख करोड़ कहाँ पे है और 50,000 करोड़ कहाँ जो हम बात कर रहे हैं कर्नाटक में जनता को देने की। नहीं, मैं सिर्फ कर्नाटक पे फोकस नहीं कर रहा हूँ रत्नाकर जी, नहीं, मैं सिर्फ उन राज्यों पे फोकस कर रहा हूँ जिस राज्यों में आप जा रहे हैं, खुलकर ये कह रहे हैं कि ये गारंटी लो लिखित रूप से। मैं सब जवाब दूंगा आपका, लेकिन बातें पूरी करूँ। देखिए 11.5 लाख करोड़ का अगर 10% भी अगर हम जनता को देने की कोशिश करेंगे ना, हमारी मंशा रहेगी, तो जनता खुश रहेगी और उनके परिवार का, सभी के परिवार का चूल्हा जलने का काम करेगा। रत्नाकर जी, कर्नाटक में क्या हो रहा था? अभी तक 40% कमिशन वाली सरकार थी। लूटो अपनी जेब भरो, लूटो अपनी जेब भरो। माननीय रत्नाकर जी, आप उस पार्टी से आते हैं जिसने इस देश को एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री दिया। आप हम उस देश के वासी हैं और उस पार्टी से मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने एक अर्थशास्त्री को देश का प्रधानमंत्री दिया, जिसे मैं सबसे बेहतर प्रधानमंत्री में से एक मानता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। वो ये कहते थे कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। क्या वो गलत कहते थे? देखिए, अभी मैं आपके पहले प्रश्न का पूरा जवाब लेता हूं, इस प्रश्न का भी उसके बाद जवाब दूंगा। आप मुझे पूरी बात कहने का, आप अपने मुझसे वो चीज ना कहलवाने की कोशिश करिए जो आप चाहते हैं। हम लोग जो कहते हैं, अगर आप लोग ना ऐसा नहीं है ना कि मैं आप लोगों को बोलूं, आप ऐसे प्रवक्ता नहीं है कि जो मैं चाहूंगा मैं आपसे वो उगलवा लूंगा, ऐसा नहीं होता ना, मैं जानता हूं। तिलक जी, सब्सिडी समय समय पे जरूरत के हिसाब से लोगों को देना चाहिए। अगर अर्थव्यवस्था, अगर कोविड जैसी महामारी आ रही है तो वहां पे देखा कि किस तरह से सरकार ने दिया, हमने बहुत ऑब्जेक्शन नहीं लिया उन सब चीजों पे, और हम तो बल्कि कह रहे थे कि आप ऐसा कुछ प्रोविजन करिए जिससे डायरेक्ट कैश बेनिफिट लोगों को मिले, लेकिन सरकार ने वैसा नहीं किया। सरकार ने लोन बांटने का काम किया, 20,000 करोड़ जो है लोन देने का काम किया। आप सोचिए, गरीब आदमी जिस खाने के वांदे थे जिसके, वो लोन लेने का, लोन कहाँ चलेगा ये बताइए। तो आज परिस्थिति ऐसी है कि देश में महंगाई सबसे ज्यादा है, देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है,
तो कहीं ना कहीं अगर हम जनता को उनकी उम्मीदें जो है सरकार से, अगर उन उम्मीदों को पूरी करने की कोशिश करते हैं, यानी कुल मिला तो के क्या जीत का गलत, शॉर्टकट है। क्या गलत है? और नहीं, हम जीत और का एक चीज शॉर्टकट कहूंगा, है। नहीं और नहीं, एक यही चीज काम कहूंगा, अगर केजरीवाल जी करते तो तब आप तो कहते थे कि नहीं देखिए हम देखिए करें मुफ्त तो बांट के वोट अत्याचार, मांग रहे हैं। अब हम करें तो अत्याचार और बीजेपी करे तो परोपकार, ये कहाँ का सगुफा नहीं तो है? आप भी खुलकर बोलिए ना कि हम भी खेल रहे हैं मैदान में, हम भी आगे केजरीवाल जी ने जो जनहित शुरू के किया था लिए प्लान तो उस पे हम अमल कर रहे हैं। देखिए, खुल के बोलिए ना। अब आप मुझे समय देंगे तो मैं सब चीजें बता दूंगा, लेकिन समय मुझे देना चाहिए, देना पड़ेगा आपको। देखिए क्या होता है, जनहित के लिए कोई भी पार्टी है काम करती है, और जनहित का इच्छा शक्ति होनी चाहिए उसकी कि वो जनहित के लिए काम करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास इच्छा शक्ति है क्या? उन्होंने क्या किया? महंगाई के ऊपर जो आज जनता सबसे ज्यादा त्रस्त है, हाँ। दूध दही पे तो इन्होंने टैक्स लगा दिया। कुछ इच्छा शक्ति, आज हम 500 रुपए का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं अपने राज्यों में। एक काम कर सकते तो हो कहीं ना कहीं हम एक छोटा चाहते सा हैं कि सुझाव उसका है, बेनिफिट जनता को मिले। बाकी इंप्लीमेंट करे ना करे हम वो अगर आपका विवेक 100 है। यूनिट आपने बिजली कहा कि फ्री जनता देने का का इंटरेस्ट काम में, करते हैं, मैं जनता की तो बात कहीं कर ना रहा हूँ, कहीं हम लोग भी गरीब जनता है ना। तो है। रत्नाकर जी, अब तो प्रभु की कृपा से कई राज्यों में सरकारें हो गई, जिन राज्यों में सरकारें हैं आपकी, वहां पर वैट और एक्सरसाइज कम कर दीजिए। पूर्ण बहुमत की 4 राज्यों में है, पूर्ण बहुमत की भाजपा जी की सर, पूर्ण राज्यों की बात, पूर्ण बहुमत की बात कर रहा हूं। और एक अगर मध्य प्रदेश निकाल दीजिए तो हम लोग बराबर हैं अभी। सर वो आंकड़ों पर अभी मैं कल चर्चा कर चुका हूं। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि अगर इतनी ज्यादा जनता की चिंता है तो अपने राज्यों में वैट और एक्सरसाइज हटा दीजिए, दिक्कत क्या है? कम कर दीजिए उसको, क्या दिक्कत है? अरे कि नहीं? अब घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाएगा क्या? हाँ, क्या खाएगा ये? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? नहीं, मैं समझ गया सर। सैलरी है, लोगों का तनख्वाह देना है, जी। और राज्य का विकास करना है, सारी चीजें करना है, तो टैक्स के रूप में जो जनता का पैसा ठीक, आएगा, अब गुरेज भाई, ओके, भलाई के लिए तो लगा हाँ, जनता की भलाई है सर। आप जो करेंगे वो सेवा है, और जो गुरेज भाई करेंगे वो मेवा है। और खास तौर पे बड़ा मेवा तब है जब अरविंद केजरीवाल करेंगे। करे तो परोपकार, आप नहीं, जब अरविंद केजरीवाल करेंगे तो आप दोनों नाराज हो जाएंगे, कहेंगे कि ये हमसे बड़े वाले हैं। खुद ही गिराया, फ्री का राशन लो, फ्री का सिलेंडर लो। नहीं, ऐसा नहीं है ना, दानवीर तो आप सब हैं सर। वोट दे दो बस, सब कुछ जो चाहिए लिखित रूप में। अभी एक मिनट गुरेज भाई, जनता का विश्वास रहता है जिस पार्टी के प्रति, अगर ये वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। एक मिनट गुरेज भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। गुरेज भाई पहले आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद में आरबी उपाध्याय जी। बड़ी दिलचस्प डिबेट है आज। अभी तो रमेश मोहन जी बोलना जब शुरू करेंगे ना तब आप देखिएगा। एक मिनट गुरेज भाई, और फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी, रमेश जी आऊंगा आपके पास। गुरेज भाई नहीं देंगे तो बात पूरी कैसे हो पाएगी बताइए? जी तिलक भाई, आवाज आ रही है मेरी? वादा पूरा जी गुरेज भाई, अब रत्नाकर जी सुन लीजिए ना गुरेज भाई को भी। एक मिनट रत्नाकर जी पूरे घंटे आप ही बोलते रहेंगे। नहीं, रत्नाकर जी फिर कहेंगे बाद में कि हम विपक्ष में जी, हमें म्यूट कर दिया जी। अब मैं ये मौका नहीं देना चाह रहा था। खैर गुरेज भाई जी तिलक जी कैसे हैं? मैं ठीक हूं गुरेज भाई। ये फ्री दो वोट लो, आपके लक्ष्य कदम पर बढ़ रहे हैं आप? नहीं देखिए, बड़ा स्पष्ट बात है, सरकारों को चुना जाता है जन कल्याण के लिए और राज्य के विकास के लिए। आपको चीजें टारगेटेड रखनी होगी, लेकिन आप अगर हेलीकॉप्टर मनी एकदम बरसाएंगे तो तकलीफ होगी। मैं पिछले कुछ सालों से ये सुनता था, और आपके डिबेट्स में भी कई बार ये बात हुई थी कि श्रीलंका को देखो, वहां पर पेट्रोल डीजल सस्ता है, वहां गैस का सिलेंडर सस्ता है हिंदुस्तान के मुकाबले, नेपाल में सस्ता है, पाकिस्तान में सस्ता है। आपने देख लिया कि आज पाकिस्तान के क्या हालात बन चुके हैं, श्रीलंका के क्या हालात बन चुके हैं, नेपाल के क्या हालात बन चुके हैं। तो आपको इकोनॉमी को माइक्रो लेवल पर मैनेज करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी जब भी करती है तो वो एक ब्रॉडर एस्पेक्ट से और लॉन्गर विजन के साथ काम करती है कि इससे समाज को क्या फायदा होगा। केवल वोट की खेती नहीं, बल्कि जो बिल्कुल बेसिक ग्राउंड पर है, जो ग्रास रूट पर बैठे हैं, उनको किस प्रकार से इससे लाभ हो सकता है। जो वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, जो पिछली पंक्ति में खड़े, उनका उत्थान कैसे हो और डेवलपमेंट कुल मिलाकर कैसे हो। गुरेज भाई, यानी कुल मिलाकर जो आप कर रहे हैं वो सेवा है, राइट? और जो ये कर रहे हैं वो मेवा है। देखिए, आपको उसमें बहुत सारी चीजों को उसके गुण दोष के हिसाब से करना पड़ेगा। आप एकदम से ये कर दें जैसे आम आदमी पार्टी करती है कि साहब इतने यूनिट सबको फ्री बिजली दे दी, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कई जगहों पर स्टेट के आधार के ऊपर कुछ चीजों को आप सेगमेंटेड टारगेट करते हैं। जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 18 साल पहले
जब हम सरकार में आए थे तब महिला प्रसव दर जो इंस्टीट्यूशनल होती थी, संस्थागत प्रसव होता था केवल 22% महिलाओं का। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति में महिला वर्ग था हमारा। नहीं, मैं मध्य प्रदेश में भी आऊंगा, वहां तो सबसे ज्यादा इस वक्त चल रहा है, सबसे ज्यादा दोनों तरफ से चल रहा है, एक तरफ से नहीं दोनों तरफ से। रत्नाकर जी भी कह रहे हैं ये वाला फ्री ले लो, वो कहते हैं ये नहीं तो ये वाला फ्री ले। लेकिन एक बात गुर्रेश भाई, ये जो बड़े बड़े उद्योगपतियों के 10,05,913 करोड़ बच्चे खाते में चले गए, यानी कि एनपीए हो गए, क्या इसे हम रेवड़ी मानेंगे, सेवा या मेवा? नहीं, देखिए, आपको जहां तक उद्योगों की बात होती है, कहीं ना कहीं आपको कारपोरेट को प्रोत्साहित करना होता है, क्योंकि मॉडर्न इंडस्ट्रियल युग में बिना कारपोरेट के देश प्रगति नहीं कर सकता। यानी 10,05,913 करोड़ रुपए प्रोत्साहित करने के लिए एनपीए कर दिए गए उद्योगपतियों। तो ये आपको देखिए, कई बार क्या होता है, आपको ऐसी नीति भी लानी पड़ती है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आए, और इन्वेस्टमेंट जब ही आता है जब उसको, देखिए, धंधा किसको कहते हैं, धंधे में आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, धंधे में आपको लॉस भी हो सकता है। तो आपके नियम ऐसे बने कि यदि लॉस भी होता है तो भी सरकार उसकी बैकिंग दे, तभी आपका रेवेन्यू जनरेट होगा, तभी आप मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। अब देखिए, नहीं गुरेश भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं आप लोगों की तरह है, मैं बस एक छोटी सी बात समझ रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मुझे मालूम है कि बीमारी क्या है, हम बीमारी का इलाज करेंगे या कहेंगे कि भैया इसका हाथी काट दो। उदाहरण के तौर पर जैसे कि किसान सम्मान निधि, आपने कहा 6,000 रुपए, मैं कह रहा हूं एमएसपी दे दो तो 6,000 रुपए देने की जरूरत क्या पड़ेगी? नहीं गुरेश भाई, देखिए, उसमें भी फिर दो तीन, देखिए, अलग अलग तरह की चीजें होती है। हाँ। आपने कहा कि एमएसपी दे दो, लेकिन जो बहुत छोटा किसान है, आप उत्तर प्रदेश देख लीजिए, आप मध्य प्रदेश देख लीजिए, आप राजस्थान देख लीजिए, इन प्रांतों में ऐसे भी किसान है 1 बीघा, 1.25 बीघा, 1.5 बीघा की उसकी जमीन है। सर मेरे सवाल को ध्यान से सुनिए, मैं कह रहा हूं अगर इन किसानों को, सब किसानों को अगर आप एमएसपी दे देंगे, एमएसपी ना सर, तो एमएसपी देने के बाद क्या किसान सम्मान निधि देने की जरूरत पड़ेगी? जैसे कि बेरोजगारों को अगर रोजगार दे देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं बता रहा हूं, मैं आ रहा हूं उस पर। देखिए, किसान को आपको समझना होगा ना, तो बिल्कुल उसके ग्रास रूट को समझना होगा। हाँ। बहुत बड़ा वर्ग एक ऐसा भी है संख्या में कि जिसके पास 1.25 बीघा, 2 बीघा, 2.5 बीघा, 1.5 बीघा, 1 बीघा ऐसी जमीन है। अब आप इसको अपने एमएसपी में विस्तार कर दिया, मालूम पड़ा कि उसको टोटल फायदा हुआ 500 रुपए का, 700 रुपए का, तो वो तो कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए ऐसे वर्ग को भी लाभ देने के लिए किसान सम्मान निधि जैसे काम आपको करने पड़ते हैं सरकार को, क्योंकि आपके पास एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जिसके पास बीघा, 1.25 बीघा जमीन है। ओके, मैं उन मसलों पर भी आऊं, क्योंकि आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया था, लेकिन उससे पहले जरा मैं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूंगा, फिर आरबी उपाध्याय जी आपके पास आऊंगा। सर, गूगल पर रेवड़ी डालो, सिर्फ एक ही चेहरा नजर आता है, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी। ये क्या कांग्रेस और बीजेपी आपके लक्ष्य कदम पर चल रही है, आपको लगता है? जब गूगल पे नोटबंदी डालते हैं तो इसका चेहरा नजर आता है। हाँ। 1-8 तब बजा था और 1-8 बजा है। 2000 के नोटों अनाउंसमेंट अब केंद्र सरकार शायद माफी मांगे कि उनसे तब गलती हो गई थी। किसान बिल लेकर के आए, बोला गलती हो गई थी। रमेश सर, मैं उस पर चर्चा कर लूंगा। मैं आपने जिक्र उठाया, मैं पक्का इस पर विषय पर अलग से चर्चा कर लूंगा अभी। सुन लीजिए अभी, लेकिन अभी रेवड़ी वाले मसले पर आइए ना, आपका फेवरेट सब्जेक्ट है सर। एकदम आपको पता है, मैं टॉपिक पे ही बोलूंगा। हाँ। अब क्या हुआ? यस, अब क्या हुआ? वो जो फकीर साहब थे ना, अब कुछ दिन में कहने वाले हैं कि भाई साहब गलती हो गई 9 साल से, अब जुड़ा करके जा रहा हूं, आप संभालो अपनी अर्थव्यवस्था। ये जो आज अपने मुद्दा उठाया है, ये अर्थव्यवस्था से संबंधित जी, भारतीय संविधान की व्यवस्था से भी संबंधित है। जहां प्लीज रमेश जी का थोड़ा ऑडियो उठा दीजिए जी। जहां राज्य को इस सरकारी नीतियां बनाने का निर्देश दिया गया है कि आप हर व्यक्ति की मिनिमम सुख कोर्ट का डिसीजन है, अगर कोई व्यक्ति भुखमरी से मरेगा तो राज्य सरकार जिम्मेदार होगी। इसलिए राज्य सरकार को कम से कम उन सुविधाओं का ख्याल रखने की संवैधानिक जिम्मेदारी है। मैं आता हूं अर्थव्यवस्था के बारे। अर्थव्यवस्था का जो सवाल है,
ये तो सही बात है कि राज्यों को अपने वित्त का मैनेजमेंट करना चाहिए। हाँ। कांग्रेस के राज में ही चिदम्बरम साहब ने फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाया था, लेकिन जब केंद्र सरकार फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट बिल को लेकर के राज्यों की एकता परिषद की बैठक या वित्त मंत्रियों की बैठक बुला करके एक समन्वित नीति नहीं बनाएगी तो राज्य क्या करेंगे? अब आता हूं वादों, ये ले लीजिए और हमें वोट दे दीजिए, वो ले लीजिए और हमें वोट दे दीजिए। आपने इसको रमेश वोट सर। बैंक से जोड़ा है ना, मैं भी उसी से आ रहा हूँ। रमेश सर, और सर, स्वादिष्टता के साथ आ रहा हूं। मैं दिल से चाहता हूं कि आपकी आवाज पूरा देश सुने, लेकिन आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है। अरे सर, मैं क्या हो जाता है सर, आप अपनी बात रखिए, मैं कोशिश कर रहा हूं दोबारा से कनेक्ट करवाने की। अब आ रही है? बिल्कुल सर, आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। तो मैं ये नहीं सर, ऑडियो में दिक्कत आ रही है, प्लीज कनेक्ट करिए पीसीआर। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, कुल मिलाकर मैं समझ पाया, रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, रत्नाकर जी और गुरेज भाई तीनों कह रहे हैं कि भाई ये हमारी सेवा है और दूसरा जो कर रहा है वो मेवा है। जरा मुझे समझाइए किसका सेवा और किसका मेवा? देखिए, नाकामयाबी है, सेवा नहीं है। हाँ। ये नाकामयाबी छिपाने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपनाते। जैसा कि आपने भी कहा, अगर सबको रोजगार मिल जाए, मेरी जेब में पैसा होगा तो मैं सिलेंडर भी खरीद लूंगा। जैसे जैसे महंगाई बढ़े वैसे वैसे मेरी आमदनी बढ़ती रहे, मेरे वेतन भत्ते बढ़ते रहे, तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी ये फ्री की। ये देखिए, साउथ में होता था पहले कलर टीवी फ्री और पता नहीं राशन फ्री, क्या क्या, उधर से ये बीमारी इधर फिर रुक कर गई और इधर रुक करने से एक से बढ़कर एक, है ना। अब तो फ्री की लाइन लग रही है और होड़ मच रही है, कौन किससे ज्यादा फ्री, और ऐसे देते हैं जैसे अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर जनता में दान दे रहे हैं। हाँ। बड़ा ताज्जुब होता है मुझे, यानी आप इस जेब से निकाल रहे, इस जेब में रख रहे हैं और एहसान ऐसा कर रहे हैं कि देखिए, अगर मैं राशन नहीं देता तो भूखे मर जाते, हाँ। इसलिए वोट तो मुझे ही दे दो अगर राशन लेना है। हाँ। तो क्या है ये? देखिए, हर चीज का अंत निश्चित है। लेकिन जो केजरीवाल फॉर्मूला लेकर आए वो हिट हुआ कि नहीं कुल मिलाकर? देखिए, इससे पहले साउथ में चल रहा था। नहीं, साउथ में चल रहा था, लेकिन जो केजरीवाल कर पाए वो कोई नहीं कर पाया। मानते हैं आप इस बात को? हाँ बिल्कुल, उनका फॉर्मूला हिट रहा, सुपर हिट रहा, और उसी के बाद आप देखेंगे कि सब फॉलो कर रहे हैं। एक तरफ तो गाली भी दे रहे हैं कि ये सब फ्री की रेवड़ी है, लेकिन दे भी रहे हैं, यानी मेरे से रहा भी नहीं जा रहा। एक तरफ मैं कह रहा हूं कि ये ठीक है, बीमारी ठीक नहीं है, हाँ। और दूसरी तरफ मैं खुद बीमारी फैला भी रहा हूं। हाँ। उन्होंने कोई बात नहीं, त्योहार ये वही वाली बात हो गई कि कहते हैं कि मीठा मत खाओ, शुगर हो जाएगा, लेकिन खुद खा रहे हैं। खुद खा रहे। तो ये विडंबना इस देश की है। जबकि मैं फिर वही कहूंगा, इसकी रेमेडी एक है कि आप रोजगार दे दीजिए, हाँ। किसान को उसकी उपज का मूल्य दे दीजिए कि मैंने प्याज पैदा की है, ठीक, तो मैंने पैदा की है, अब वो सरकार जाने। ठीक। एक मिनट, रमेश मोहन जी जुड़ गए। रमेश मोहन जी, अब मेरा ऑडियो आ रहा है सर आपको? जी, सवाल ये मेरा आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये सवाल है सर, आपका भी आवाज आ गई है मुझको। हाँ, ये जीत का शॉर्टकट है जो आरबी उपाध्याय जी कह रहे हैं केजरीवाल से बढ़कर कोई नहीं इस मामले में। देखिए, मैं बताऊं इसमें आपको, ये मामला अर्थव्यवस्था का वास्तव में केजरीवाल ने जो किया वो फॉलो अप करने लायक है। पूरे देश में दिल्ली का एक बजट है जो सरप्लस में है। सर, पहले भी सरप्लस में ही था। किसी और राज्य, सर, बढ़ोतरी कितने गुना हुई है आप ये भी तो देखें। पंजाब में हो गई। रेवेन्यू भी बढ़ाया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ाया और जरूरी चीजों पर खर्चे भी बढ़ाए, सब्सिडी भी दी, उसके बावजूद ये हाल है। और लोकतंत्र में जनता के मैंडेट से सरकारें चलती हैं, जनादेश से सरकारें चलती हैं। आप पिछले सितंबर महीने को याद करो, जब मुख्यमंत्री जी ने एक नंबर जारी किया था कि जिन्हें जिन्हें बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए वो मैसेज कर दें, जिन्हें चाहिए वो कर दें, जिन्हें नहीं चाहिए वो चुप बैठे रहें। आपको पता है, मोर देन 90% ऑफ दिल्ली ने सब्सिडी को ऑप्ट किया। इसका मतलब क्या है कि जनता चाहती है, जनता का जनादेश है कि आप हमें ये दो।
और ऐसा नहीं है कि आम आदमी पार्टी इसको कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, टीएमसी भी कर रही है। तो कांग्रेस की गारंटी और आपकी गारंटी में क्या फर्क है? देखिए, थोड़ा सा फर्क है। क्या? डीके शिव कुमार जी का अभी जो इंटरव्यू एक चैनल पे आया, वो अगर आपने देखा हो तो उन्होंने कहा कि देखिए, बसों में फ्री यात्रा सारी महिलाओं को दे पाना उतना संभव नहीं लगता, हम इस पे देखेंगे कि किसको देना है किसको नहीं देना है। हमारी जो गारंटी होती है वो अगर अरविंद जी के मुंह से निकल गई तो वो बजट में पत्थर की लकीर है, वो बजट चाहे में बस लिखेगी। ड्राइवर बस रोके ना रोके, पत्थर की लकीर है। फिर वो सस्पेंड भी हो रहा है सर, फिर वो सस्पेंड भी हो रहा है तुरंत 1 घंटे के भीतर। हाँ सर, अब जी हर हाँ। कोई ट्विटर पर इतना एक्टिव नहीं है ना कि महिलाएं बस स्टैंड पर खड़ी हैं और फिर जो फोटो खींच के भेज दे। सर समझिए ना देखिए, सर, जनता अपने दुख को सरकार को बताए और सरकार एक्शन न दे तो ठीक। सरकार दोषी नहीं है। नहीं, मुझे बताइए रत्नाकर जी की गारंटी से आप अलग कैसे हैं, मुझे ये बताइए बस। सिर्फ इतना था हाँ कि अब देखिए, जो मतलब डीके शिव कुमार जी का मैंने वो देखा, हाँ। उन्होंने कहा हमें रीथिंक करना पड़ेगा कि ठीक किसको है दिया जाए, रत्नाकर किसको जी, ना दिया जाए। रत्नाकर जी, जबकि ओके शुरू में ओके। बोला था जो सब बात कुछ। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि भैया हमारी गारंटी पत्थर की लकीर, आप जो गारंटी देते हो वो फर्जीवाड़ा। देखिए, अभी एक बात इन्होंने कहा कि जो है ये जो भी फ्री देते हैं वो सबको देते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि क्या वो फ्री की चीजें आप उन लोगों को भी देते हैं जिनको इनकी आवश्यकता नहीं है? तो इसका उत्तर रहेगा कि हाँ। तो ये क्या है, नुकसान रहेगा ना, सरकार के राजस्व का जो है नुकसान है, उनको जरूरत नहीं है फिर भी आप नहीं नहीं, वो ये कह रहे हैं कि तो हम कहीं ना सरप्लस कहीं में है, नीतियां हमने जो है- साबित किया, हमने ऐसा नहीं है कि सबको फ्री में दे दिया, जो जनता का था उनको दे दिया। अभी वही मैं कह रहा हूँ तिलक जी, ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं किसको आवश्यकता है, उसको कौन लाभार्थी वर्ग है और कौन सर आपने जो है कहा वो लाभार्थी, वर्ग नहीं है। लाभार्थी तो ऐसे तो उन्होंने बता दिया कि हमने बोला हम फ्री बिजली दे रहे हैं, उसके बाद हमने कहा जिसको नहीं चाहिए वापस कर दो, लोगों ने वापस कर दिया। के दो दलों को आपस में और भारतीय जनता पार्टी के भाई साहब बैठ करके चुपचाप मजे ले रहे हैं। आप सुनिए जरा आराम से इस बात। रमेश जी देखिए प्लीज ना मेरे कंधे पर बंदूक मत रखिए आप लोग। ये मैं आप लोगों के अनुभव का कायल हूं, इतना ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं किसी में लड़ाई करवा रहा हूं। मैं सिर्फ वो तिलक जी, अब मैं एक चीज और ये कह रहे थे श्रीवास्तव जी, जो मैं इनकी तारीफ कर रहा था वो पूरी बात नहीं हो पाई। मैं अगर 10 सेकंड देंगे तो मैं पूरी कर रहा हूँ। 10 सेकंड में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अच्छा कहा कि जो सर्वे इन्होंने किया उसमें 90% लोगों ने ऑप्ट किया सब्सिडी। आज की जरूरत है सब्सिडी, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कितनी चालाकी से लोगों की सब्सिडियों को खत्म करने का काम किया। पहले तो इन्होंने आह्वान किया, बाद में धीरे से चुपके से सारी सब्सिडियों को खत्म कर दिया। गैस सिलेंडर पे जो सब्सिडी मिलती थी वो किसी के अकाउंट में क्रेडिट नहीं ठीक, होती। अब गुरेश भाई बोलेंगे, पता ही नहीं मैं चला। समझ गया सर समझ गया, जो इशारा किया रमेश जी ने आपने तुरंत कैच कर लिया। ओके गुरेश भाई, ये सर आप काबिल प्रवक्ताओं के साथ बैठ बैठ के थोड़ी काबिलियत मेरे अंदर भी आ गई है। 1 मिनट गुरेश भाई, फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। जी तिलक जी, सुना आपने जो बात रत्नाकर जी कह रहे हैं? मैं तो दोनों को सुन रहा था, श्रीवास्तव जी को भी सुन रहा था, रत्नाकर जी को भी सुन रहा था, और इसी को कहते हैं रेवड़ी बांटना। और जब रेवड़ी बढ़ती है ना तो फिर ये बात होती है कि तेरी रेवड़ी गलत है, मेरी रेवड़ी सही है। हम यही कहते हैं कि जिस व्यक्ति को आवश्यकता है, जिस वर्ग को उत्थान करना है, रोड मैप के साथ जाओ। और रोड मैप किसको कहते हैं? पहले आप अपने स्टेट की जीडीपी को या नेशनल जीडीपी को, जहां भी आपकी सरकार है, उसको उस स्तर पर लेके जाओ। मैं एक छोटा उदाहरण देता हूं आपको कि जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार पहली बार बनी दिग्विजय सिंह के बाद, तो मध्य प्रदेश राज्य की जो स्टेट जीडीपी थी वो कुल 1 लाख करोड़ के लगभग थी। 1 लाख करोड़ रुपए की स्टेट जीडीपी थी। उसको हम 10 लाख करोड़ रुपए पर लेके आए और तब जाके इस प्रकार की योजनाओं को हमने आवंटन किया। अगर आपके पास आमदनी अठन्नी होगी और खर्चा रुपया होगा ना, तो फिर स्टेट का बंटाढार हो जाएगा। नहीं, किसके पास आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया? वो कह रहे हैं कि हमारे पास सरप्लस बजट है। आपने सुना नहीं रमेश मोहन श्रीवास्तव जी और रत्नाकर जी की बात करें? पंजाब की मैं इसमें एक उदाहरण देता हूं आपको। पंजाब को आप देख लीजिए,
पंजाब के ऊपर और पश्चिम बंगाल, ये दो ऐसे राज्य हैं जिनके ऊपर सबसे ज्यादा ऋण है। इनकी जीडीपी के परसेंटेज से ज्यादा इनके ऊपर स्टेट जीडीपी से ज्यादा का ऋण है। आप मुझे मध्य प्रदेश की बात करेंगे तो जीडीपी से 25% है, जीडीपी जो स्टेट जीडीपी है उसका 25% ही ऋण है। लेकिन पंजाब को आप देखिए कि 100% से ज्यादा ओवर जा रहा है, उसके बाद भी ऋण लेकर ये घी पिला रहे हैं, रेवड़ी बांटते, उसको मेवा कहते हैं। हाँ, मैं अच्छा आरबी उपाध्याय जी के पास जाऊं। पास एक विजन होता है ठीक। और जब स्टेट की इनकम होती है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो वो सेवा होती है। ठीक, आप मुझे बताइएगा, मैं कुछ योजनाओं के नाम ले रहा हूं, वो सेवा है या मेवा है? ठीक सर, हर महीने, हर साल, माफ करिएगा, हर महिला को हर साल 12,000 रुपए, ये सेवा या मेवा है? किससे प्रश्न था सर आपसे। देखिए, अपने अपने तरीके से एक मिनट सर, गुर्रेज भाई से सवाल, 1 मिनट आ रहा हूं उपाध्याय जी आपके पास। मैं सेवा और मेवा का मतलब समझ रहा हूं, फिर आपके पास ही आ रहा हूं इसके बाद। सर, हर महिला को हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे, ये सेवा या मेवा? मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये सेवा इसलिए है क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में मध्य प्रदेश में संस्थागत प्रसव होता था महिलाओं का 22%, हम उसको खींच के 98% तक लाए हैं और हमको इसको 100% ले जाना है। तो महिला सशक्तिकरण के लिए ये सामाजिक उत्थान का कार्य है, ये सेवा है। बालिका जन्म पर 1 लाख रुपए का बॉन्ड, ये सेवा या मेवा है? ये लाडली लक्ष्मी योजना की आप बात कर रहे हैं और लाडली लक्ष्मी योजना को आप समझिए कि जो लिंग अनुपात कम हो रहा था राज्य का, उसमें वृद्धि हुई है। इस योजना का बड़ा योगदान है उसमें। और मैं फिर भी कह रहा हूं कि 1 लाख जिस स्टेट ये भी सेवा है, जीडीपी थी, पहले उसको 10 लाख पर लाए, फिर हम योजना लाए। शादी योग्य बेटी के अकाउंट में 50,000 रुपए, ये सेवा या मेवा है? बिल्कुल, ये सेवा है। ये इसलिए सेवा है क्योंकि वही लिंग अनुपात, हमारा राज्य जो था, मध्य प्रदेश का जो राज्य था, वो लिंग अनुपात से जूझ रहा था। क्योंकि मैंने इन योजनाओं का जिक्र इसलिए किया, मैंने इस योजना का जिक्र इसलिए किया क्योंकि ये आपने जिक्र किया था मध्य प्रदेश का, मुझे मालूम था आप बोलेंगे सब कुछ सेवा है। राइट उपाध्याय जी, समझ में आया? रत्नाकर जी, रमेश मोहन जी, सबको समझ में आया? ये सेवा है, आप लोग जो करते हैं वो मेवा है। ओके, देखिए रत्नाकर जी, पहले आरबी उपाध्याय, फिर रत्नाकर जी और रमेश भी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, कुछ नहीं है, आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। कैसे? और जिस दिन जनता ये समझ जाएगी कि हमारी आंखों में धूल झोंकी जा रही है, उस दिन फिर इन सब चीजों का कोई इम्पैक्ट नहीं रह जाएगा। सर कैसी बात कर रहे हैं? दिल्ली में आपने देखा नहीं, केजरीवाल जी ने 3 बार सरकार बना ली? नहीं बना दी, मैंने बताया ना, अभी नहीं है समझ में आ रहा। हाँ। जैसी जनता की समझ में ये आएगा कि ये सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए इस तरह के प्रायोजन करती है। मैंने कहा ना कि रोजगार मिल जाएगा, काम धंधा ठीक चलेगा, मेरा तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आप रोजगार दे नहीं पा रहे, काम धंधा दे नहीं पा रहे, किसान की आमदनी आप दुगनी कर नहीं पाए। कौन सी अपनी नाकामयाबी छुपा रहे हैं इसके पीछे? वो तो पहले दिन से, डे 1 से उन्होंने ये बात कही। देखिए, डे 1 से कही, बिल्कुल ठीक है, और उसी के ऊपर सरकार भी बनी और कांग्रेस की सरकार गई इसीलिए कि शीला दीक्षित ने कह दिया था कि भी बिजली यूज करोगे तो पैसा तो देना पड़ेगा। जब इस तरह से स्पष्ट शब्दों में ये बोल दिया गया, उसके बाद एक पार्टी आई और वो कहती है कि नहीं हम बिजली फ्री कर देंगे, तो फिर कौन ऐसा वोटर होगा जो ये नहीं चाहेगा? फ्री का तो किसी को कुछ भी मिलने लगे, सरकार तो सर वो भी तो सेवा ही है ना, तो आप उसे मेवा क्यों मानते हो? देखिए, सेवा तो ये है कि मेरे स्वास्थ्य की व्यवस्था, मेरे पढ़ाई की व्यवस्था बच्चों की, और मेरा रोजगार, नौकरी पेशा जो भी है वो रोजगार मुझे मिल जाए तो मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ। अब है क्या कि आप रोजगार दे नहीं पा रहे, अब उसको छुपाने के लिए आप तरह तरह के प्रायोजन करेंगे और यही प्रायोजन बचता है फिर कि भी कोई बात नहीं, रोजगार नहीं दिया, फ्री तो राशन दे देंगे, फ्री बिजली दे देंगे, अरे फ्री बस में चल लेना। कब तक और कहां से? क्या फिर वही प्रश्न खड़ा होता है, क्या किसी नेता ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर दान दी जनता के लिए? एक एग्जांपल बता दिए किसी नेता ने अपनी पैतृक संपत्ति बेचकर और जनता में दान की हो कि भी जनता बहुत परेशान है? क्या कोई ऐसा महान है? नहीं है। यानी आप टैक्स बढ़ा देते हैं, दूसरी जगह से पैसा निकालते हैं, और टैक्स गरीब आदमी भी देता है,
वो बिस्किट खरीदने जाता है, वो ब्रेड खरीदने जाता है, वो दूध खरीदने जाता है, यानी वो भी ग्राहक है, वो भी कस्टमर है। जिस दिन उसकी समझ में ये आ जाएगी उस दिन इन सब चीजों को नकार देगी जनता। यानी आप पैसा उसी से ले रहे हैं, ये नहीं है कि आप बिजली रमेश मोहन श्रीवास्तव की रिएक्शन, फिर रत्नाकर जी और गुरेज भाई आपके पास आऊंगा। बोलिए रमेश जी, जो बात तो अभी उपाध्याय जी कह रहे हैं। जो माननीय उपाध्याय जी कह रहे हैं कि कोई नेता ऐसा हुआ कर दे, आंदोलन चला था, वो बुढ़ान आंदोलन ही था, उसमें कई लोगों ने अपनी जमीनें दान की थी और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी ने मांडा रियासत में अपनी जमीन को दान किया था। तो इसलिए ऐसे नेता हुए हैं इस देश सर अब ऐसा मत बोलिए ना, कई मुख्यमंत्रियों ने अपने बंगले बना लिए शीश महल, तो अब वो छोड़िए सर, कर रहे हैं, है ना? अच्छा, किसने जमीन बेची और किसने बंगला बना लिया वो छोड़ दीजिए। अब नहीं, मैं उनको जानकारी के लिए बता, उनकी उनके पास आपसे ज्यादा जानकारी है, वो अभी शीश महल शुरू कर देंगे। अच्छा, अपने मकान दान कर दिए, वो तो किए उन लोगों ने, आज क्या कर रहे हैं? आज कौन कर रहा है, आज बताओ ना। अब दूसरी बात, हाँ आज नहीं कोई कर रहा है। अब दूसरी बात, ये पूरे विश्व के लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। अमेरिका में देखिए, अभी जो डेट लायबिलिटी बिल पर बवाल मचा हुआ है डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स के बीच में, उसके चलते यूएस प्रेसिडेंट जा नहीं पा रहे अपनी विदेश यात्रा पर, इतना बवाल है। यूरोप में सब्सिडी, अमेरिका में फार्म सब्सिडी दुनिया में सबसे ज्यादा है। तो ये सब्सिडी देना या जनता को राहत देना, ऊर्जों में राहत देना, ये लोकतांत्रिक देशों के बजट का, वित्तीय नीतियों का हिस्सा रहा है, ऐतिहासिक टाइम से हिस्सा रहा है। इसको आप ऐसे रेवड़ी कहकर के प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही छोटा बना दिया है। रेवड़ी मतलब सौगात, हम तो रेवड़ी दे रहे हैं, ये रेवड़ी नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गुरेज भाई, में आम आदमी पार्टी ने तो झूठ का एक बाजार बना दिया है, और जब ये चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पंजाब जैसा राज्य जो इतना ज्यादा बोझ में दबा हुआ है, जिसकी स्टेट जीडीपी से ज्यादा उसके ऊपर बोझ पड़ा है ऋण का, उसमें भी ये रेवड़ी बांट के सत्ता में आए हैं तो ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कभी नहीं किया। और जन राज्यों का आप हवाला दे रहे हैं कि हमने योजना चलाई तो वहां पर हम सत्तारूढ़ है, ऐसा नहीं किया कि हमने वादा किया और उसके बिना के ऊपर हम सत्ता में आए और फिर कहीं से इधर उधर से पैसे की जुगाड़ कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं स्टेट के ऊपर और फिर रेवड़ियां बांट रहे हैं। हम जो भी करते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो विजन है अंत्योदय का, उस अंत्योदय को सामने रख के पिछली पंक्ति के जो सबसे पिछला आदमी है उसको आपने इनसे कहा कर्ज लेकर दूध पीने, कर्ज लेकर घी पीने वाली बात, कर्ज लेकर घी पीने वाली बात आपने कही। 2014 में केंद्र पर कर्ज था 55 लाख करोड़ का, अब बढ़कर हो गया है 1.5 लाख करोड़ का, यानी कि 9 साल में लगभग 3 गुना कर्ज हो गया। तो कर्ज लेकर घी कौन पी रहा है सर? नहीं, तो उस समय भारत जो थी वो विश्व की 10वें नंबर की इकोनॉमी थी, आज 5वें नंबर की इकोनॉमी है। उस समय हमारे जीडीपी का टोटल साइज था $2 ट्रिलियन, हाँ। और अभी जो है वो $3.5 ट्रिलियन है, और आईएमएफ का आंकड़ा कहता है कि 2028 तक हम $5.5 ट्रिलियन पर। लेकिन एक आंकड़ा और मैं आपको बताऊं सर जी, आरएसएस के सबसे बड़े चेहरों में से एक होसबोले साहब कहते हैं कि इस देश में 23 करोड़ ऐसे लोग हैं जो 375 रुपए प्रतिदिन भी नहीं कमा पाते, और 21 करोड़ की आबादी ऐसी है जो गरीबी रेखा के नीचे है। तो फिर मैं किस आंकड़े को सही मानूं, आपके 5 ट्रिलियन वाले को या फिर होसबोले जी के? नहीं, देखिए ये एक बात सच है कि भारत ने जो विकास की बस थी उसको मिस कर दी थी, और विशेषकर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थी उसको मिस कर दी थी। नहीं सर, आप मुझे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बता रहे थे ना, तो फिर मैं होसबोले जी के आंकड़े को भी जिंदा मानूं या नहीं? उनका बिल्कुल, उनका चिंतन जो है वो बिल्कुल सही है, उचित है, और सरकार का भी वही चिंतन है। और जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है तो ये गरीबी की दर भी कम आती जा रही है। एब्सोल्यूट गरीबी से हमने लोगों को बड़े पैमाने पर निकाला है, अब इस गरीबी से भी उसको निकाल रहे हैं। ओके रत्नाकर जी, फिर मैं एक दिलचस्प पहलू है उस पर भी आऊंगा। रत्नाकर जी, मैं कुछ आंकड़े देख रहा था, अगर वो आंकड़े हम चला पाए, आंकड़ों का हम जिक्र कर रहे थे, मैं देख रहा था कि कुछ आंकड़े हैं जैसे कि हिमाचल का बजट 53,413 करोड़ का आपका बजट है हिमाचल का, और कर्ज आपने लिया 75,000 करोड़ का, ये आंकड़े, और अब कर्ज है 85,000 करोड़ का। इसके बाद मैं राजस्थान का जिक्र करता हूं, तो उससे पहले कर्नाटक का आंकड़ा भी आपके सामने है, 3 लाख करोड़ इसका बजट है और कर्ज
जो है लगभग 5 लाख करोड़ का। ऐसे ही मध्य प्रदेश का आंकड़ा आपके सामने है, 3 लाख करोड़ और उससे ज्यादा कर्ज। राजस्थान 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट और कर्ज 5 लाख करोड़ के आसपास का। छत्तीसगढ़ 99,000 करोड़ का बजट और कर्ज 82,000 करोड़ का। ये आंकड़े, रत्नागर जी प्लीज स्क्रीन पर। रत्नागर जी, जो बात गुर्रेज भाई कह रहे थे, ये आंकड़े तो उसकी तस्दीक कर रहे हैं। आमदनी 58 है, खर्चा रुपया। यहां तो आमदनी 54 है और खर्चा 10 रुपया है, और फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं हम तो 5 गारंटी लो, वोट दो, 10 ले जाओ। तिलक जी, अभी आप अमूमन 3 मिनट पहले आपने बोला कि यूपीए सरकार में या कांग्रेस सरकार में हमने 2014 तक 55 लाख करोड़ रुपए जो कर्ज, विदेशी कर्ज, सिर्फ 9 साल के दौरान ही 155 लाख करोड़ जो है कर्ज। कहाँ गए पैसे? घी कौन कर्ज लेकर घी कौन पी रहा है? एक्साइज ड्यूटी 30 लाख करोड़ 9 साल के दौरान इन्होंने जनता के पॉकेट से पैसे लूटे हैं। वो कहाँ गए पैसे? ये जो आप कर्ज का बात कर रहे थे, अभी हिमाचल का ही उदाहरण दे देता हूँ, उसमें 75,000 कर्ज जो है, 75,000 करोड़ जो कर्ज पहले का ही था। ठीक है, तो ये सारे जो है वो कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं। मिलता है ना। ओके गुरेज भाई, जल्दी से फिर मैं आगे बातें आपके पास आऊं। गुरेज भाई बोलिए क्या कह रहे थे? ये सारे पैसे कहाँ गए? ये सारे पैसे हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर में लगे हैं। ये सारे पैसे, ये जो सारे पैसे लगे हैं, जो बॉर्डर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, उसको जो आप नहीं कर पाए 70 साल तक, वो हमने करके दिखाया, उसमें ये पैसे लगे हैं। डिफेंस का प्रोडक्शन क्रॉस कर चुका है 1 लाख करोड़, पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में, उसमें लगे हैं। जो हमने डिफेंस का प्रोक्यूरमेंट किया है उसमें लगे हैं। जो डिजिटलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी किया है उसमें लगे हैं। जो गरीबों को राशन दिया है ये उसमें लगे हैं। तो जो इकोनॉमी में सबको एनकम्पास किया है उसमें लगे हैं। 11.5 लाख करोड़ आपने कर्ज माफ कर दिए, आपने नंबर की इकोनॉमी बनाए उसमें लगे हैं। जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को ऊंचे लेवल पर लेके गए हैं उसमें लगे हैं। तो आप ये मत पूछिए ये किसी परिवार की जेब में नहीं गए भाई साहब, इस देश में लगे हैं। इस देश की तरक्की में लगे हैं। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन इस देश में नहीं था, उसमें लगे हैं। जो नल से जल जो लाए हैं उसमें लगे हैं। जो गरीबों के सर पे हमने छतें दी है ये पैसा उसमें लगा है। जो निःशुल्क वैक्सीन सबको लगाया ये पैसा उसमें लगा है। आपको शर्म आनी चाहिए ये बात करने में कि पैसे कहाँ गए। वाह 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 वाह। तिलक जी, जरा मुझे बोलने का मौका दीजिएगा सर। मैं तो हाँ, कोई उंगली उठा देगा तो उधर। अब चूंकि गुरेज भाई की मेरी बात है, गुरेज भाई की बात मुझे बहुत क्लियरली सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन 1-2 बीच में सेंटेंस जो है मुझे सुनाई दे रही थी, मैं बात कर रहा था। ये शायद अपनी उपलब्धियों को गिना रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था। अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा। जी बिल्कुल। सर आपको आवाज क्लियर आ रही है? क्योंकि इससे पहले भी गुरेज भाई जो बोल रहे थे, लेकिन उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी गिना दी उन्होंने। हाँ, उपलब्धियां कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था। 9 साल में ये मोदी सरकार ने क्या क्या किया उसका कच्चा चिट्ठा पूरा मेरे पास जो है पड़ा हुआ है। अगर आप समय दे दें तो 9 साल की उपलब्धियां मैं गिना दूं, सब क्या क्या किया है इन लोगों ने। प्लीज सर जल्दी से। जी देखिए, इन्होंने पहला चीज विदेशी कर्ज जो है वो 3 गुना कर दिया 9 साल के दौरान। आप पीएमआई का रिपोर्ट भी उठाकर देख लीजिए। ये जो दावा करते हैं कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आज इनका स्टेट जो है हरियाणा है। हरियाणा आज रोजगार के नाम पे सबसे फिसड्डी स्टेट बन के रह गया। वहीं कांग्रेस जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अव्वल नंबर पे आती है। तो ये कौन किया है? इन्होंने 11.5 लाख करोड़ रुपए किसके माफ किए हैं ये बता देंगे। आज महंगाई जो है चरम पे, आज जनता ट्रस्ट है वो महंगाई जो है 2 गुना 3 गुना कर दिया है। ये किसके शासनकाल में हुआ, जरा ये बता दें। तो ये सारी चीजें हैं। आपने अभी कहा ना कि आप एमएसपी तो दे नहीं रहे और 6,000 रुपए दे करके जो है लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क्या करती है? कांग्रेस पार्टी ने सब्सिडी देने का काम किया है। जल्दी से गुरेज भाई, फिर उसके बाद रमेश जी और बिजली की दरों को कंट्रोल करने का काम किया, जिससे जनता को राहत मिलती है। ये क्या किया? उत्तर प्रदेश की मैं बात बता देता हूँ। हाउस टैक्स जो है बढ़ाकर 5 गुना कर दिया इन लोगों ने। पार्क में जो बच्चे घूमने जाते थे 25-25 रुपए टिकट लगा दिया इन्होंने। तो ये क्या किया है? इन्होंने महंगाई बढ़ाने का और पैसा लूटने का काम किया है। और वो पैसा जो इन्होंने लूटा है वो अडानी और अंबानी के पॉकेट में दे दिया है।
चल रही है, अपने एवरेज आप नेताओं की महंगाई की जेबों दर को उठा भरा है, कर देखेंगे 40% तो समूचे 2 सालों में 5% से कम आपने क्या रही। किया ये है, हमारी बताइए तो सरकार थी जरा। जिसने महंगाई की दर पर 6% की कैपिंग की, न केवल बात की बल्कि करके दिखाया। 6% से नीचे यदि महंगाई की दर चलती है तो आप कहते हो कि महंगाई बढ़ रही है। आप ये बताइए, दुनिया के 80 देशों के अंदर आज के समय डबल डिजिट में महंगाई की दर है और हिंदुस्तान वाहिद ऐसा मुल्क है, कुछ एक दो तीन मुल्कों को छोड़कर, जहां 5% से भी कम महंगाई की दर पर हम खड़े। एक आज मिनट, यदि एक आप मिनट, हमारी एक मिनट, GDP एक की मिनट, ग्रोथ एक देखें मिनट तो सर, कितनी किस लेवल पे जा सर रही है। एक मिनट, दुनिया की एक मिनट, सबसे एक मिनट, तेज एक बढ़ती मिनट, हुई अब पूरा इकोनॉमी घोषणा पत्र बढ़े। पढ़ दोगे गुरेश भाई? एक मिनट तो रुको ना प्लीज, एक मिनट। ये रमेश जी, क्या ये वाकई जीत का सबसे शॉर्टकट है कि भैया ये ले लो फ्री, वो ले लो फ्री? चलिए ठीक है, आप कह रहे हो कि नहीं ये सेवा ये मेवा है। क्या इस बार ऐसा संभव हो सकता है गुरेश भाई, रत्नागर जी और रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, जो जो आप लोग गारंटी दे रहे हैं, गारंटी विजन डॉक्यूमेंट या जो भी कह लीजिए आप, घोषणा पत्र, आप लोग एक एफिडेविट दाखिल करते हुए उसको अटैच कर दें साथ में और कोर्ट में दाखिल कर दें और कहिए कि अगर ये पूरा नहीं किया हमने तो हमारे ऊपर मुकदमा कर देना? ऐसा हो सकता है रमेश जी? हर 5 साल में जनता फैसला देती है, मुकदमा। अब देखिए, अब वो वाली बात कर रहे हैं रत्नागर जी, 5 साल में जनता फैसला कर देती है। अब ठीक है, मतलब अदालत मेरा एक सर गारंटी के रूप में, अगर जनता के, आप तो झूठ नहीं बोलते हैं ना, तो गारंटी के रूप में जनता के पास चले जाइए, क्या दिक्कत है? जनता की अदालत में जाते हैं तो कोर्ट में भी चले जाइए। मैं इसी को प्रूफ करता हूँ। 10 सेकंड दीजिएगा खाली, 10 सेकंड मात्र। देखिए, जनता की अदालत में जब जाते हैं और बड़े बड़े वादे करके जाते हैं और पूरा नहीं करते हैं तो जनता फैसला करके दे देती है। ठीक है सर, यानी कुल मिला के एफिडेविट दाखिल नहीं करें। रमेश जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं एक आपने जिक्र किया था वो भी। अब मैं दोनों डेटा देना चाह रहा हूं। नहीं होगा, नहीं हो नहीं सकता सर, राजस्थान के आप लोग नहीं कर सकते हो, मैं जानता हूं। रमेश जी प्लीज फाइनल कमेंट। होते हैं मैं फिर मैं 4 मिनट अलग से दूंगा गुरेश भाई को, प्लीज जल्दी से। रमेश मोहन श्रीवास्तव जी, सर वक्त नहीं है, प्लीज जल्दी से। जनता के प्रति जिम्मेदारी है और देखिए, गारंटी से ज्यादा बड़ी है विश्वसनीयता। जिसकी विश्वसनीयता ज्यादा मजबूत है उसकी गारंटी को भी जनता प्राथमिकता देगी। जिसकी विश्वसनीयता नहीं है उसकी गारंटी भी बेमतलब की अच्छा, है। आपके नेता ने तो अपने बच्चों के सिर पे कसम हाथ रख के कसम खाई थी कि राजनीति में नहीं आएंगे, इतनी विश्वसनीयता है उनकी। मैं गाड़ी में नहीं घूमूंगा जी, मैं सुरक्षा नहीं लूंगा जी, मैं बंगलों में नहीं रहूंगा जी, मैं ये नहीं करूंगा जी, ये विश्वसनीयता है आपकी? भाई साहब, इसका एक लाइन में जवाब है, कहाँ है मेरे 15 लाख? एक लाइन में जवाब है, कहाँ है मेरे 15 की बातें मत लाख? करो। 15 लाख का कोई वादा नहीं किया था, एक बात कही थी कि इतना पैसा है। 15 लाख का वादा किया, ओके ओके, 15 लाख का वादा नहीं किया था, वो सिर्फ एक बात कही गई थी। बात खत्म करिए अब रमेश जी, अब छोड़िए उस बात को। आपने क्योंकि विश्वसनीयता का जिक्र किया तो मुझे मनीष सिसोदिया जी आज शायद लेटर वेटर लिखा है वो याद आ गया। खैर छोड़िए उस बात को। मैं मनीष सिसोदिया पर सत्येंद्र जैन का भी लेटर। अच्छा एक मिनट, एक गुरेश भाई, देश में आज एक बहुत बड़ी खबर है। एक मिनट रुकिए सर, एक बहुत बड़ी खबर है। गुरेश भाई मुस्कुरा, एक मिनट। आज बहुत बड़ी खबर है, मालूम है क्या सर? वो 2000 का नोट जो आया था वो बंद हो गया सर। नहीं, बंद नहीं हुआ, लीगल टेंडर वो है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि सर सुन तो लीजिए, एक्सचेंज यू में। हाँ सर वो चेन तो नोटबंदी में भी हुआ था। मैं ये कह रहा हूं तो क्या ये जो 2000 का नोट बंद हुआ है, देश की जनता को ये बताइए कि क्या ये अभी भी मास्टर स्ट्रोक है? ये भी मास्टर स्ट्रोक है बंद होना? नहीं, ये एक रेगुलर प्रैक्टिस है। रेगुलर प्रैक्टिस है जो नोटबंदी थी, बिल्कुल ये रेगुलर प्रैक्टिस है। रेगुलर है। हर देश की बैंक वक्त पे नोट करेंसी लाती भी है, करेंसी को रिमूव तो अपनी विश्वसनीयता मिट्टी में मिला देंगे। आप डीमोनेटाइजेशन नहीं करोगे तो रीमोनेटाइजेशन करोगे। हाँ, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं, क्योंकि ये 2000 के नोट बंद हुए, आपने कहा कि ये रेगुलर प्रैक्टिस है। नहीं, ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, रीमोनेटाइजेशन है। और इसके ऊपर आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो शब्द बोला है, आप उस शब्द को समझिए कि पीपल पब्लिक में चेंज, में शब्द का यूज हुआ है, शुड का यूज नहीं आया है। मैं एग्जैक्ट वर्ड पढ़ के सुना रहा हूं, वाक्य जो है, पब्लिक में डिपॉजिट ₹2000 बैंक नोट्स इनटू देयर बैंक 2000 के नोट और एक्सचेंज देम इनटू बैंक नोट्स ऑफ अदर डिनोमिनेशन एट एनी ब्रांच अंटिल सितंबर 30। और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो है ये लीगल टेंडर रहेंगे। आरबीआई विल विथड्रॉ ₹2000 नोट फ्रॉम। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा ये लीगल है, इलीगल है। ना गुरेश भाई, हम भटक रहे हैं। विषय ये है
कि क्या आप मान रहे हैं कि 2000 का नोट लाना गलत फैसला था? हाँ, कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि कांग्रेस और उनके जो चट्टे बट्टे हैं उन्होंने बहुत सारा पैसा 2 नंबर से एकत्रित किया है। उसके लिए उन्होंने उपयोग किया है 2000 का नोट, और उसको इधर उधर नेपाल वगैरह के रास्ते से बाहर भी भेजते हैं। गुर्रेज भाई, तो भी कसावट करना मतलब आपके राज में काला धन 2000 नोट ने इकट्ठा हो गया, 2000 नोट से, आप ये कह रहे हैं? देखिए पुलिस एजेंसी और चोट्टे, ये इनका ऐसा चोली दामन का सांप होता है हर युग में। यानी आप ये कह रहे हैं कि काला धन जमा करने वालों के लिए ये कार्रवाई हुई, तो क्या ये मान लिया जाए कि 2000 के नोट काले धन को बढ़ा रहे थे? और ये भी मान लिया जाए कि काला धन बढ़ा है, दोगुना हो गया है। देखिए एक बात है कि पहले की मात्रा में तो ये छपे भी नहीं थे, इनकी संख्या वैसे भी कम थी, लेकिन हर स्टेज पर आपको चेक एंड बैलेंस करना पड़ता है। तो ये चेक एंड बैलेंस की रेगुलर कार्रवाई है। तो ये 2000 का नोट वैसे लेकर क्यों आई थी सरकार, क्या लगता है आपको? नहीं, उस समय लगा होगा कि आवश्यकता थी, फिर वैसे भी बहुत कम क्वांटिटी में आया था वो, और अभी भी कम क्वांटिटी में सर्कुलेट हो रहा है। अभी तो अभी ये नोट बंद जो किया आपने 2000 का, ये अब ये मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं? देखिए, अब एक बात मैं आपको बोलूं, मेरे व्यापार में 70% पैसा जो आ रहा है डिजिटल आ रहा है। अब इनकी आवश्यकता नहीं, उस समय इतना डिजिटलाइजेशन नहीं था, तो लोग पर्स में भी रख के फिरते थे, उनको नकदी की जरूरत पड़ती थी। अब तो आप सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट पर रख रहे हो। हार्डली मैं तो महीने भर में नगद करेंसी में 4-5 हजार भी खर्च नहीं करता। समझे सर रमेश मोहन जी, ये मास्टर स्ट्रोक मैं सिर्फ कोई मास्टर स्ट्रोक नहीं है। आप देखिए कि जब पहले 1000 रुपए और बाकी नोट बंद किए गए थे, अरे भाई उस समय डिजिटलाइजेशन कहाँ था देश के नोटों के लिए? वो समय अलग था, ये समय अलग है। और 500,000 रुपए खर्च हुए। इन पैसों को वसूली कैसे होगी? उस फकीर के झोले में से होगी या कहां से होगी? ये जनता को बनाने बाधा की 10 सेकंड रत्नाकर जी, 10 सेकंड वक्त नहीं है। रत्नाकर जी, फाइनल कमेंट आपका। जी बिल्कुल, आपने ये मुद्दा उठाया, बहुत ही बड़ा जो है मुद्दा आज ये है कि भारतीय जनता पार्टी दोबारा फिर से ये साबित हो चुका है कि नोटबंदी जो है इनकी सबसे बड़ी गलत रणनीति का एक हिस्सा रहा है। 99.8% जो है नोट कभी भी मार्केट में आ गए थे। अभी 2000 का नोट बंद करके ये साफ दर्शाता है कि जो गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ काले धन को बढ़ावा देने का काम किया। क्या जरूरत पड़ गई, क्या 2000 के नोट बंद करने की जरूरत आ गई? कितना राजस्व का नुकसान हुआ ये देखिए, राजस्व का कितना बड़ा नुकसान। थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बहुत महत्वपूर्ण विषय है। बात कर्ज की थी, बात नोटबंदी की भी थी और बात रेवड़ियों की भी थी। अब जनता जनार्दन खुद समझे क्या रेवड़ी और क्या मेवा और क्या सेवा है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वादों की गारंटी सेवा या फिर मेवा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।